Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Easy Tech Talks. फ्रेंड्स, ये हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आज। द रीज़न बीइंग, आप लोगों को तो पता है कि ITR GST का सीजन है, वो धूमधाम से चल रहा है। तो क्या है, फ्री हो नहीं पा रहे, ओवर टाइम कर रहे ऑफिस में। तो सॉरी फॉर डिले, बट वी आर अगेन विथ यू। ओके फ्रेंड्स, आज क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल व्यक्ति हो और आपके आसपास जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, उन लोगों को ये कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो लेवल विच यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। आप आसानी से समझ पाओगे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इनकम टैक्स लॉ व्हाट इज बिजनेस, हाउ इट इज बीइंग टैक्स्ड, उसमें टैक्स कैसे लगता है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है PGBP, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। वी आर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ दैट यू ऑलरेडी नो। देखिए, हमने जब भी इनकम टैक्स लर्न करना स्टार्ट किया था तभी हमने वो बताया था आपको कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 तरह की आय को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। वहां पे अपना PGBP वो कहाँ पे फिट होता है? पहला सैलरी था, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, चौथा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और लास्ट वाला अदर रेसिड्यूअल अदर सोर्सेज, वो यहाँ पे फिट हो रहा था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज बिजनेस। इन द लॉ ऑफ इनकम टैक्स बिजनेस को कैसे डिफाइन, किस एक्टिविटी को हम बिजनेस बोल सकते हैं, वो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। एनी एक्टिविटी कैरिड आउट विथ अ प्रॉफिट मोटिव। मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूँगा जहाँ पे मुझे प्रॉफिट करना है, वो एक्टिविटी मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट करने के लिए ही करनी है और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बिजनेस बोलेंगे। उसमें क्या क्या चीज है, द टाइप्स विच वी कैन इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेड मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड रीसेल ऑफ द सेम। कॉमर्स वन एंड द सेम। मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई कच्चा माल लेके पक्की प्रोडक्ट बना के उसको सेल कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बिजनेस। और एनी अदर सच एक्टिविटी which is carried out from the motive of earning a profit, that is business। नफा करने के लिए कोई पण मैंने प्रवृत्ति की तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। इवन स्मॉल एक्टिविटीज कैन बी अ बिजनेस। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए कमाने वाले कोई बिजनेस बोलेंगे। इवन चाय बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, सभी बिजनेसमैन है। मतलब छोटा मोटा काम करोगे तो वो सभी बिजनेस में ही डिफाइन होगा। अर्निंग में भी लेस, उसकी कमाई कम हो सकती है पर व्याख्या सही है, वही की वही है। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कमाने का ऑब्जेक्टिव है वो सबसे मेन है। मैंने अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी मम्मी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की तो उसे बिजनेस या प्रोफेशन बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ कंपैशन है, उसे बिजनेस नहीं। वहां पे प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव ही नहीं है, उसको बिजनेस या प्रोफेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रोफेशन, देखो यहाँ पे हमने बोला कि प्रॉफिट
एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस का तो आपने बोल दिया कि ट्रेड कॉमर्स है, विद एनी एक्टिविटी दैट इज कनेक्टेड विद द प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड एज बिजनेस। नफा करने के लिए कोई प्रवृत्ति की तो उसको बिजनेस बोलेंगे। प्रोफेशन किसे बोलेंगे? वो बिजनेस से क्या अलग है? हाँ, यहाँ पे आएगा, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वहां पे आपने कोई फील्ड में रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, उसको गहराई से समझा है, तभी वो नॉलेज आएगा। और स्किल कहाँ से आएगी? उसको प्रैक्टिस किया है, जो एक्सपीरियंस्ड है उसके अंदर आप रहे हैं, वो चीज को आपने प्रैक्टिस किया है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल, टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्ट। सभी प्रोफेशन आपको बताइए कौन कौन से है। सबसे नोबल प्रोफेशन डॉक्टर का है, हमारा अपना है अकाउंटेंसी का, ऑडिटिंग का, एडवोकेट का। ये सभी जो एक्टिविटी हो बिजनेस के लिए, बिजनेस एक्टिविटी ही है, पर उसको प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिक्वायर्स टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। वहां पे आपको इन डेप्थ स्टडी और स्किल डेवलप करनी पड़ती है। इनकम इज अर्न बाय रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस को हम प्रोवाइड करते हैं, तभी उसको इनकम कंसीडर किया जाता है। उससे जो अर्निंग हो रही है उसको हम प्रोफेशन में क्लासिफाई करें। एक ही हेड है दोनों के लिए, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों एक ही हेड में है पीजीबीपी में। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? अपना धंधा वाला जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कोई भी इकोनॉमी होगी ना, कोई भी अर्थतंत्र, उसको ग्रो करने में सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा ना, वो ये बिजनेस और प्रोफेशन ही करेगा। क्योंकि साहस का दूसरा नाम बिजनेस है। जहां पे साहस होगा, रिस्क होगा, वहीं पे ग्रोथ होगा। तो वो जो साहस है वो ये चैप्टर में है। अगर कोई साहस करके बाजार से बोरोड अमाउंट लाके अपना ग्रोथ करेगा, तभी ही ये बिजनेस ग्रो होगा और वो ग्रोथ का बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगा। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स अर्न थ्रू बिजनेस और प्रोफेशन। गवर्नमेंट टैक्सेस नेट प्रॉफिट नॉट द ग्रोस रिसीट। देखिए, यहाँ जो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, सैलरी में स्पेशली, कि आपकी जो ग्रोस इनकम है, मेरी जो सैलरी है वो डायरेक्टली टैक्स में जा रही है। काइंड ऑफ 75,000 का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। 25 लाख की सैलरी है तो उसको भी वहीं पे इतना ही मिलेगा, और 5 लाख की है तो उसको भी इतना ही मिलेगा। तो वहां पे थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि खर्चा क्यों बाद नहीं मिल रहा है, वहां पे वो सैलरी है, इट इज अंडर समवन यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी। यहाँ पे आप साहस कर रहे हैं तो यू विल गेट टैक्स इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितनी प्रॉफिट की अमाउंट होगी वहां पे वो टैक्स लगेगा, टोटल टर्नओवर पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इनकम इज इक्वल टू रिसीट्स माइनस अलाउएबल एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को डिफाइन किया जाएगा, जो भी अलाउ होंगे उसी हिसाब से मिलेंगे। कौन कौन सी अर्निंग है वो कवर हो पा रही है? बिजनेस प्रॉफिट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन और ब्रोकरेज। जो ब्रोकरेज का काम करते हैं वो यहाँ पे आते हैं पीजीबीपी में। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अगर आप अपने देश से बाहर व्यापार करते हो और वो व्यापार करने से आपको कोई इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो वो इंसेंटिव को भी पीजीबीपी में इंक्लूड किया जाएगा। बेनिफिट्स और परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस, कोई भी बेनिफिट्स और सुविधाएं दी जाती है बिजनेस में, तो सुविधाओं का जो मूल्य होगा वो पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, कहीं ऐप पे भी क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी वाला मौका क्या करते हैं कि मैं कोई स्किलफुल पर्सन के साथ
अब एरिया में जाके धंधा करने लगता हूँ, जो बड़े बढ़िया से जम गया, तो उसको ये लगेगा कि भाई ये आएगा तो मेरा मार्केट तोड़ेगा, तो वो मेरे साथ ऐसा एग्रीमेंट करेगा कि आपको वो एक्टिविटी मेरे एरिया में नहीं करनी है, उसके लिए वो मुझे पैसा देगा। तो वो जो पैसा आया, कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट या टर्मिनेशन के वजह से कोई भी पैसा आया तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। इंश्योरेंस क्लेम्स रिलेटेड टू बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए मैंने कोई इंश्योरेंस लिया है और वो मैच्योर हो रहा है, दैट विल बी इनकम अंडर द पीजीबीपी ओनली। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग के को कैसे समझना है अपन को, कि जो मेरी आय हो रही है, मेरी इनकम जो हो रही है, उसको दो हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज टू माय क्लाइंट, सो क्या होगा कि मैं सर्विस उसको रेंडर कर दिया, पर वो मुझे 1 साल के बाद पैसा देने आता है। तो मान लीजिए मैंने मार्च में सर्विसेज प्रोवाइड की, मुझे पेमेंट आने वाला है वो अप्रैल में आने वाला है, तो सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर मैं मार्च में ही उसको इंक्लूड कर दूं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड की गई है मार्च में, तो वो कहलाई जाएगा मर्केंटाइल सिस्टम इनकम अर्न रिकॉर्डेड व्हेन अर्न। क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड मार्च में की गई है, तो मार्च में ही मैंने रिकॉर्ड कर लेना है उसको, इनकम को, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस बोथ आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन अकर्ड। पेमेंट का कोई प्रश्न नहीं है, पेमेंट भले कभी भी मिले, पर आपने अर्न कर लिया तो उसको रिकॉर्ड, उसको मर्केंटाइल बोलेंगे। और कैश सिस्टम कहाँ पे बोलेंगे, मैं बोला भाई मैंने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, अगर वो पैसा देने ही नहीं है तो मैं खामखा अपना भर दूंगा इनकम टैक्स, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दोनों सिस्टम अलाउड है कि जब भी मुझे वो अप्रैल में पैसा देने आया, मेरे जेब में पैसा आ गया, तो मैंने वो नेक्स्ट ईयर में उसका ये इनकम टैक्स में इंक्लूड किया। तो दोनों सिस्टम अलाउड है। जो जो हिसाब के जो जोखिम लेके धंधे किए जाते हैं, आपको दोनों ऑप्शन है, पर कंसिस्टेंट रहना है। अगर कैश सिस्टम सिलेक्ट की तो ईयर ऑन ईयर वही यही कनेक्ट होगा, और मर्केंटाइल किए तो ईयर ऑन ईयर वही कंटेंट। मर्केंटाइल जो है अक्रूवल सिस्टम जिसको बोलते हैं कि एज एंड व्हेन अर्न यू हैव टू अकाउंट इट, वो ही सबसे लॉजिकल सिस्टम है। कैश वाली इतनी लॉजिकल रहती नहीं है, बराबर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मोस्ट बिजनेसेस फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम। कौन कौन से खर्चे बिजनेसमैन को अलावेबल है? देखा, खर्चे में हम देखें तो भाड़े की जगह होगी तो रेंट होगा, स्टाफ की सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर होगा, टेलीफोन इंटरनेट एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल चार्जेस होंगे। बिजनेस को चलाने के लिए कई प्रोफेशनल हमारे जैसे लोग को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो प्रोफेशनल हमारी जो फी है सामने वाले के लिए बिजनेस एक्सपेंसेस है। बिजनेस ट्रैवलिंग होता है, ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन। जो बिजनेस करने के लिए ही पैसा लाए गए हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस एक्सपेंसेस में अलाउड है। होम लोन का नहीं आएगा। अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बिजनेस करने के लिए मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, नहीं। होम लोन है वो पर्सनल लोन है, उसका कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बिजनेस लोन होगी तो मिलेगा। बिजनेस में है ना वो डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन कैसे बोलेंगे कि कोई असेट को मैं कोई मशीनरी को लाया तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट मुझे खर्चे में बाद नहीं मिलेगी कि मैंने 25 लाख की मशीनरी ला दी है अपने धंधे में, वो मैंने खर्चा कर दिया तो 25 लाख का मेरा खर्चा क्लेम हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसका अमोर्टाइजेशन होगा। मतलब जितना घसारा हुआ, जितना वो घिस गई, उसकी पर्टिकुलर रेट्स दिए गए इनकम टैक्स में। असेट्स यूज्ड इन द बिजनेस लूज वैल्यू ओवर टाइम, बराबर। वो असेट में जाएगी, फिर उसका एक परसेंटेज होगा, वो मुझे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस के जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने को मिलेगा। वो खर्चे के हिसाब से मुझे बाद डिडक्शन अलाउड ऑन एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग एटसेट्रा। जो भी असेट्स मैंने धंधे में यूज की है
बिजनेस एसेट्स ओनली, नॉट प्राइवेट पर्सनल एसेट्स का डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा फ्रेंड, वो आपको ख्याल रखना है। मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, जो खाली मेरे पर्सनल यूज में ही होती है, उसका डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है, बिजनेस एसेट्स का ही करना है। और हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टैक्स, अल्टीमेटली वो डिप्रिसिएशन मेरी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा, मुझे कम टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, बेड डेट्स क्या होगा, मैंने बोला ना वो एग्जांपल में कि अप्रैल मैंने मार्च में सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी, पर वो अप्रैल में देने ही नहीं आया, मैंने अप्रैल में भर दिया उसका इनकम टैक्स। तो ऐसी सिचुएशन में बेड टैक्स एक्सपेंसेस भी गिने जाते हैं। समटाइम्स कस्टमर आर अनेबल टू पे, इफ द डेट बिकम्स बेड एंड रिटर्न ऑफ, इट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। जहाँ पे इनकम मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली, पर वो मुझे रिटर्न तो नेक्स्ट ईयर नहीं भरेंगे, तो मैंने मार्च में रिकॉर्ड किया था, पर जितनी फी मेरी बेड डेट हो गई, वो एज एन एक्सपेंस मुझे डिडक्ट मिलेगी। द अमाउंट वॉज ऑलरेडी ऑफर्ड टू टैक्स व्हेन इनकम वॉज रिकॉग्नाइज, मैंने बोला ना मार्च में मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, पर वो फी नहीं है, तो मैंने बेड डेट बता दिया। कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको नहीं, वो आपने हमने देख लिया कि ये मिलेंगी, कौन कौन से नहीं मिलेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, वो तो कभी नहीं मिलेंगे। वो मैं घूमने चला गया, अपना एंटरटेनमेंट के लिए चला गया, मूवीज देखने चला गया, वो खर्चे हमको यहाँ पे डिडक्ट नहीं मिलते हैं। इनकम टैक्स वो पर्सनल, इनकम टैक्स पेमेंट है वो पर्सनल है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। पेनल्टीज फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ, देखो हम कभी भी कोई लॉ को वायोलेट करते हो, उसकी पेनल्टी लगती है, तो वो अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। इलीगल पेमेंट्स आर ऑलवेज डिसअलाउड। कैपिटल, वो मैंने बोला ना, हमने 25 लाख की मशीनरी, वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल सकते, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर्टेन कैश पेमेंट्स एज पर लॉ, कहीं कहीं पे लिमिट डिफाइन की गई है कि आप खर्चा करोगे तो एक दिन का पर पर्सन कितना अमाउंट आप दे पाओगे, तभी भी वो अलाउ होगा, उसको बोलते हैं सर्टेन कैश पेमेंट एज पर लॉ। अगर एक्सीडिंग हो गया, 10,000 से ऊपर पेमेंट हो गया कोई खर्चा का, तो वो डिसअलाउ होगा। एन एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, कॉमनली ऐसा जो एक्सपेंस मैंने बिजनेस के लिए किया ही नहीं है, उसको मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। देखो हमेशा ऐसा होता है कि बड़े बिजनेस है वो अपने अकाउंटेंट रख लेते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट उतना रख लेते हैं, इंडिपेंडेंट सीए को हायर कर सकते हैं, फिर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ा बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट होता है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर उसका क्या, जो छोटे पायदान पे बैठा है, उसके लिए बनाई गई है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्कीम, 44 AD फॉर स्मॉल बिजनेसेस, 44 ADA फॉर प्रोफेशनल। यहाँ पे क्या है कि आपका जो ग्रोस टर्नओवर है उसको एक परसेंटेज मिनिमम डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, आपका कैश में जो टर्नओवर हुआ उसका 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है विद इन लिमिट्स, उसकी लिमिट की गई है। 2 करोड़ 3 करोड़ के अंदर वाले जो टर्नओवर्स होंगे वही यहाँ पे आएंगे, उसके बाद तो उसका कंपलसरी ऑडिट होगा और वो प्रिजम्पटिव में नहीं गिने जाएंगे। ऐसे ही प्रोफेशनल है, उसके लिए ADA बनाई गई है, वहाँ पे परसेंटेज 50% है। हम जो प्रोफेशनल अर्न करते हैं, डॉक्टर से, लॉयर से, एडवोकेट से, अकाउंटेंट से, वो सभी को मैक्सिमम 50% एक्सपेंसेस ही बाद मिलेंगे, 50% प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना है, वो ये सेक्शन कहता है। फॉर स्मॉल ओनली, वहाँ पे भी टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो ऑडिट में जाएगा। और यही है वो ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे भी एक बताया गया है रूल्स की पर ट्रक है, पर व्हीकल है, कितना मिनिमम आपने डिक्लेयर करना है इनकम, बराबर। बेनिफिट्स क्या है, लेस कॉम्प्लायंस है, मतलब आपको 4-5 जने नहीं चाहिए हिसाब करने के लिए, थोड़ा शॉर्टकट वाला स्कीम है, ओवेल करो और मजा करो।
नो डिटेल्ड बुक्स, आपको एक एक एंट्री का हिसाब नहीं रखना है, ग्रोस टर्नओवर का हिसाब रखेंगे, प्रॉफिट तो वो उसने बोला है वो डिक्लेयर कर देना है। इजी रिटर्न फाइलिंग, यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग भी है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंप्लीफाइड है। एग्जाम्पल, सेल्स हुआ 20 लाख का, ये एक्सपेंसेस गए 1,20,000 का रेंट गया, सैलरी 3 लाख गई, 50,000 एडवर्टीजमेंट गया, इलेक्ट्रिसिटी 30,000, डेप्रीसिएशन 1 लाख गया, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आया मेरा 15 लाख। तो 20 लाख में से ये 5 लाख मुझे एज एन वैलिड एक्सपेंसेस बाद मिल गया, मेरा टैक्स में ओनली 15 लाख का ही जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल है। और बिजनेस वाली जो इनकम होती है उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स की जाती है? एज एन ऑलवेज सभी को ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली खर्चा करूं और बिजनेस में डाल दूं, वहां पे मुझे 30% में ब्रैकेट में हो तो 30% मेरा सेव हो जाए, पर जब भी स्क्रूटिनी आती है वो सब डबल ट्रिपल होके भरना पड़ता है, तो वो मत कीजिए। पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग ही रखिए। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर बिल्स एंड वाउचर, दिस इज मस्ट फ्रेंड्स। एविडेंसेस आर ऑलवेज टू बी प्रिजर्व्ड, जो अपने बुक्स है, रिटर्न है, वो सभी आपको मिनिमम 8 इयर्स प्रिजर्व करने, वो कभी भी 8 इयर्स में आपके पास मांग सकते हैं। यू हैव टू मेंटेन दोस रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कीजिए, फिजिकली कीजिए, कोई भी तरह कीजिए। इग्नोरिंग डेप्रीसिएशन, यू हैव टू कंसीडर डेप्रीसिएशन। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, सैलरी वाली इनकम को बिजनेस नहीं गिनना है, बिजनेस वाले को सैलरी नहीं गिनना है। कैश ट्रांजैक्शन का वायोलेशन नहीं करना है, वहां पे लिमिट से उसी हिसाब से पेमेंट करना है, वाउचर मेंटेन करना है, आपका क्लियर रहेगा एकदम। क्लेमिंग नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, वो हमने बोल दिया कि जो एक्सपेंसेस पर्सनल है उसको आपको बिजनेस में क्लेम नहीं करने हैं। अभी ये समराइज कर रहे हैं। पीजीबीपी मीन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, टैक्स इज लेविएड ऑन प्रॉफिट नॉट द टर्नओवर, ओनली जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस आर टू बी अलाउड, depreciation reduces the taxable income, illegal and personal expenses are always disallowed, presumptive taxation scheme are always there for small taxpayer and practice professional people. Okay friends, this is it friends। आज हमने पीजीबीपी को कवर कर लिया है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहे। इफ यू लाइक माय कंटेंट, please like, share and subscribe.